उस लगन से हम ये डिसाइड करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कि ये देख लुक वाइज कैसा होगा, इसकी हाइट, मतलब वो सारी चीज़ें हमें लगन से पता चल जाती हैं। बहुत से लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि मैं बिज़नेस करूं कि मैं जॉब करूं। जॉब करेगा तो किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए कि मेडिकल लाइन में जाना चाहिए कि साइंटिस्ट बनना चाहिए, है ना। तो ये सारी गाइडेंस मिल जाती है हमें एस्ट्रोलॉजी से। क्या ये पता लगाया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी से कि किसकी मृत्यु या किसी की मृत्यु कैसे होने वाली है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की छोटी बहनें हैं न्यूमरोलॉजी और हस्तरेखा। मैं चाहता हूं कि हर राशि यानी हमारे 12 राशि हैं, उनके बारे में एक पर्सनालिटी ट्रेट हो जाए, एक पॉजिटिव नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एक धमाकेदार पॉडकास्ट में। और आज जिस टॉपिक को हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाला है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोगों के मन में अलग अलग तरीके की धारणाएं हैं। आज आपकी उसी धारणाओं को हम कुछ हद तक चेंज करने की कोशिश करने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं पद्मिनी सिंह जी का हमारे पॉडकास्ट पे। तो नमस्कार पद्मिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। और वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। और मैम, बिफोर वी मूव टू द फर्दर क्वेश्चन और फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे ये बोलूंगा कि एक बार अपने हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आप क्या हैं, क्या करते हैं और एस्ट्रोलॉजी आपने कब से शुरू किया। थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना। मैंने एस्ट्रोलॉजी आज से कई साल पहले शुरू करी, 7-8 साल हो चुके हैं मुझे। और इसके अलावा मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और एक योगा टीचर और एक मेडिटेशन टीचर, ये भी मैं सिखाती हूँ। मतलब मल्टीपल चीजें एक ही पैकेज में आ रही हैं। चलो ठीक है, सब ये कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, ये आपको ज्यादा पता होगा बिकॉज आप इस फील्ड को अच्छे से जानते हैं। और ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैम। एस्ट्रोलॉजी वर्ड आई बिलीव कि सब लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन इसके बारे में जितने ज्यादा मिथ हैं, मेरे को लगता है उतनी ज्यादा क्लैरिटी अभी तक नहीं है मार्केट में, या लोगों के पास भी नहीं है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपकी तरफ यही आ रहा है कि बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इंडिया के अंदर, इवन आउट ऑफ इंडिया भी इस चीज पे बिलीव करते हैं, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा लॉट है जो कि इस चीज पे बिलीव नहीं करता, या उनको लगता है ये सब बोलने की बातें हैं, कुछ रियलिटी या कुछ फैक्ट्स नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस मिथ के लिए या इस मिथ को ब्रेक करने के लिए आप क्या ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, देयर आर सम फैक्ट्स, कुछ लॉजिक्स तो है पीछे। बिल्कुल। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि बायोलॉजी, जियोलॉजी, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी, है ना। और जैसे हिंदी में इसको ज्योतिष बोलते हैं, तो ज्योतिष शब्द को अगर आप देखें तो ज्योति प्लस ईश यानी कि ईश्वर की ज्योति, यानी गाइडेंस है ये आपके लिए। एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस का काम करती है हमारे जीवन में, कि आने वाले समय में हमारे लिए हमारे लाइफ में क्या क्या स्थितियाँ आएंगी और हमें क्या करना चाहिए। एक गाइडेंस के तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी को ले सकते हैं। हाँ, फुल्ली आप डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि बिकॉज कर्मा भी कुछ होता है, और एस्ट्रोलॉजी में भी, हमारी कुंडली में भी एक कर्मा का हाउस होता है। तो ऐसा है कि हम कर्मों से अपने चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी कि हमें करना क्या है लाइफ में। और जब सिचुएशन आती है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल गाइडेंस का काम करती है। अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन आपसे है वो इससे रिलेटेड ही होने वाला है, क्योंकि अभी आपने बात की कर्मा की। हमने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आज जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है वो उसके पिछले जन्म का कर्म है, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे वो बुरा हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जहाँ तक मुझे पता है उसमें आप जिस भी ग्रह और नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपके लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से होते हैं। तो हम इसको किस तरीके से लोगों को समझा सकते हैं कि पिछला कर्म और ग्रह नक्षत्र ये दोनों कैसे रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में? देखिए, जो हमारी कुंडली में हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध इसके लिए हमें कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। कि देखिए, कर्म सिद्धांत में 3 तरीके के कर्म होते हैं। एक तो संचित कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध और एक क्रियमाण कर्म। तो संचित कर्म वो हैं जो जब हमने पहली बार मानव योनि में जन्म लिया तब से लेके अब तक जो भी हमारे कर्माज हैं वो सब एक जगह संचित हो गए, एक्यूमुलेट हो गए हैं। लेकिन अब हमने जब ये वाला बर्थ लिया तो उसमें से हम सारे कर्मों को तो नहीं लेके आ सकते,
है ना। तो उनमें से कुछ हम लेकर के आते हैं जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो वो प्रारब्ध हम कुंडली में हमारे होता है कि कब कब कौन कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट होगा, कब कब कौन कौन सी सिचुएशन एक्टिवेट होगी। अब लेकिन जब सिचुएशन एक्टिवेट होती है तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस पर कैसे रिएक्शन देते हैं, है ना। वो क्रियमान कर्मा है, वो मतलब अब वो क्रियमान कर्मा उसका हमें तुरंत रिजल्ट भी मिलता है ना। और अगर वो कर्मा हमारा मान लीजिए जैसे कि दो चोर हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने चोरी करी, तो एक चोर जो था वो भाग गया और एक पकड़ा गया। तो एक जो पकड़ा गया उसको तो तुरंत रिजल्ट मिल गया, लेकिन जो भाग गया अब उसको ऐसा नहीं है कि उसको चोरी का दंड नहीं मिलेगा, लेकिन वो उसके संचित में चला गया। अब वो फिर आगे चल के प्रारब्ध में लेकर के आएगा और वो उसको पे बैक करेगा। यानी कि जो उसने कर्म किया उसकी सजा तो उसको हाँ बिल्कुल, कर्मों के फल से तो कोई मुक्त नहीं हो सकता। कोई मुक्त नहीं हो सकता हाँ, है। तो वो हमारे उसमें प्रारब्ध में जो है हम वो हमारी कुंडली में होता है कब कब क्या क्या सिचुएशन आएगी। लेकिन फिर भी हम अपने क्रियमान कर्मा से उसको कम ज़्यादा उसका इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो दृढ़ कर्म है, तो वो तो भोगने ही पड़ते हैं, उसके लिए हम रेमेडी भी नहीं कर सकते, वो भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन कुछ अदृढ़ कर्म होते हैं जिनको कि हम डिसॉल्व कर सकते हैं। मैम इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करके अगर बता पाएं कि दृढ़ कर्म जैसे कि मान लीजिए किसी ने पिछले जन्म में किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली है, तो ये अब उसका बहुत बड़ा क्राइम हो गया, तो ये उसको इस जन्म में या जिस भी जन्म में वो लेकर के आएगा वो उसको पे बैक करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई रेमेडी काम नहीं आएगी। फिर ऐसे लोगों जब ऐसी कोई कुंडली हमारे पास आती है, हम देखते हैं कि भाई इसका तो हम किसी भी तरीके से ना इसको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला तो फिर क्या करें, है ना। लेकिन उसके भी मैं आपको एक ऐसी रेमेडी एंड में बताऊंगी जिसमें कि जो सब रामबाण कह सकते हैं उसको। लेकिन लोग ना इसको इस तरीके से तर्क भी देते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ, लोग कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये लोग ये भी कहते हैं कि यार ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे से ईश्वर ने करवाया है, ठीक है। अपने गलत कर्मों को जस्टिफाई करने के लिए लोग इस तरीके के भी वाद संवाद करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो ईश्वर के पास इतना टाइम नहीं है ये सही है कि वो हर किसी के में इंटरफियरेंस करे। तो ईश्वर के पास तो चेतना है, तो वो चेतना ही देते हैं सबको, वो किसी के लिए ऐसा नहीं, किसी की किस्मत लिखने नहीं बैठते, हम ही अपनी किस्मत लिखते हैं अपने कर्मों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। बर्थ जिसको कोई चेंज नॉर्मली नहीं कर सकता, ठीक है, किस नक्षत्र में हुआ, किस डेट पे हुआ, और आपने कहा कि साथ ही साथ ज्योतिष से उसको गाइडेंस मिल सकता है लाइफ का, ठीक है। तो किसी का बर्थ हुआ है, उसको लाइफ में गाइडेंस चाहिए होंगी। दो ज्योतिष की बात तो हम अभी कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली पेरेंट्स भी गाइड करते हैं बहुत सारी चीज़। लेकिन अगर उसको वाकई में अपने नक्षत्रों से क्या गाइडेंस मिल रही है, अगर उसके बारे में एस्ट्रोलॉजी से समझना है या कैसे, तो वो क्या प्रोसेस हो सकता है, आप उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जिस समय उसका जन्म हुआ, उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी उसके हिसाब से उसकी कुंडली बनी, तो उसका जो लगन आया, उस लगन से हम ये डिसाइड करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, है ना, कि ये देख लुक वाइज कैसा होगा, इसकी हाइट, मतलब वो सारी चीज़ें हमें लगन से पता चल जाती हैं। फिर उसके बाद एक हाउस होता है 10th हाउस, वो कर्मा का हाउस होता है कि ये कैसे कर्म करेगा, मतलब प्रोफेशनली ये क्या करेगा, ये बिजनेस करेगा कि जॉब करेगा। बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि मैं बिजनेस करूं कि मैं जॉब करूं, है ना। और अच्छा जॉब करेगा तो किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए कि मेडिकल लाइन में जाना चाहिए कि साइंटिस्ट बनना चाहिए, है ना। तो ये सारी गाइडेंस मिल जाती है हमें एस्ट्रोलॉजी से। और इसके साथ साथ बीमारियां, क्या हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट वीक है ना, किसी का डाइजेशन सिस्टम वीक है तो भाई उसको हम पहले से अवेयरनेस उसके अंदर आ जाएगी कि भाई मेरी ये चीज़ बीमारी मुझे हो सकती है ना। तो उस तरीके की, इस तरह से हम उसकी गाइडेंस उसको दे सकते हैं। छोटा सा कनेक्टेड क्वेश्चन, क्या ये पता लगाया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी से कि किसकी मृत्यु या किसी की मृत्यु कैसे होने वाली है? पहली चीज़ तो नहीं, मृत्यु के बारे में हम नहीं बताते, क्योंकि
पहली चीज़ ये होती है कि मृत्यु हम वर्षों में लेकर के नहीं आते अपना जीवन, कि भाई मैं 50 साल या 100 साल, ऐसा नहीं, हम श्वासों को लेकर के आते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा ना कि डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि भाई अब गिनती की श्वासें बची हैं, है ना। तो हम अपनी श्वासों को लेकर के आते हैं कि इतनी श्वासें हमारे पास हैं, तो वो श्वासें हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, है ना। तो डेथ को हम प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर वही बात है, कर्मा। कुछ लोग करते हैं डेथ को प्रेडिक्ट, लेकिन मैं इसमें नहीं मानती कि डेथ को प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे घर में कोई नया मेहमान आता है, यानी किसी का जन्म हुआ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनके पेरेंट्स को, क्योंकि जो जिनका झुकाव एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं है बिल्कुल भी, राइट, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हो सकता है कि उनका झुकाव एस्ट्रोलॉजी की तरफ हो जाए, तो जन्म से लेकर क्या क्या चीजें उनको करनी चाहिए अपनी मतलब उनको अपने बच्चों की क्या जन्म कुंडली बनवानी चाहिए, दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, कौन से स्कूल में जाए, कौन सा प्रोफेशन ले, किस जगह पे उनको घर अपना एस्टेब्लिश करे, तो किस किस तरीके की चीजें उनको दिखानी चाहिए एस्ट्रोलॉजी से? बिल्कुल, देखिए बनवानी तो बिल्कुल चाहिए कुंडली समय, क्योंकि मैंने जो बताया कि गाइडेंस, करियर गाइडेंस, है ना, और लाइफ में कब कब क्या क्या सिचुएशंस आने वाली है, वो पूरी एक किताब होती है जो एस्ट्रोलॉजिस्ट बना के देते हैं पूरी लाइफ की। तो वो उससे हमें गाइडेंस मिलती है ना, कि ये मतलब किस तरीके का ये बिहेवियर करेगा और कब कब क्या समय, जैसे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो बड़े अच्छे होते हैं और सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है ना, कि वो एग्रेसिव हो गए, सडनली ऐसा हो जाता है। तो वो क्या होता है, प्लैनेटरी कंडीशंस जब उनकी ग्रह दशा बदलती है तो उसका इफेक्ट उन पर आने लग जाता है। तो अब ये बात हमें जब पता चल जाए कि भाई ये बंदा दिल का बुरा नहीं है ना, लेकिन अभी इसके स्टार्स ठीक नहीं है, तो हाँ, तो उसमें उसकी, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कुंडली बनवाएं। तो लेकिन हाँ, हम पूरा 100% उस पर डिपेंडेंसी ना हो जाए हमारी, बस एक गाइडलाइंस की तरह हम उसको लें। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है मैम इस तरीके का कि लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को आज बर्स्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में जो लोग डरते हैं ना, वो शनि देव से डरते हैं। हाँ, और आपने देखा होगा शनिवार के दिन लोग काले कपड़े पहन के शनि मंदिर चले जाते हैं। अब रेड लाइट पे भी आपने देखा होगा कि लोग मांग रहे होते हैं उसके अगेंस्ट पैसा। मैं ये कहता हूँ कि हम उसको किस तरीके से लोगों को समझाएं कि शनि देव से हमें डरना चाहिए, या फिर हमें कुछ ऐसी चीजें, शनि देव एक्चुअल में है क्या और हमारे जीवन में उनका प्रभाव क्या होता है? देखिए, शनि देव, डरना तो किसी से भी नहीं चाहिए, है ना। डरना चाहिए गलत कर्मों से, है ना। तो शनि देव न्याय के देवता हैं, शनि देव न्याय करते हैं। अब जैसे शनि की 7.5 आई, तो जब 7.5 आती है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा ये देखा जाता है हमने कौन से हमारे बैड कर्मास हैं और कौन से हमारे, सबसे पहले हमको उसका रिजल्ट मिलता है। तो हमें शनि देव से डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने कर्मास से डरने की जरूरत है ना। अब लेकिन जो हम कर चुके हैं उन पे तो हमारा, पास्ट पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो उस समय भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि न्याय तो आपको मिलेगा, है ना। अभी जिनके 7.5 चल रही है, ये पॉडकास्ट जो सुन रहे होंगे, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? अगर वो अपने पहले ईयर के 7.5 के पहले ईयर पे है, तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है या क्या क्या उनको करना चाहिए? देखिए, जहाँ 7.5 जब स्टार्ट होती है तो सिंपल से हमारे कर्मों का फल हमको मिलता है, जो भी हमने किए हुए हैं। तो न्याय क्योंकि होना ही होना है, तो धैर्य के साथ रहें। और अपनी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे बड़ा काम होता है कि हम धैर्य में रहें और हर चीज़ को मतलब अब वही मैंने बताया, क्रीमान कर्मा, जो भी सिचुएशन आ रही है तो आप उसमें रिएक्शन कैसे दे रहे हैं, ये बहुत कुछ आप पर डिपेंड करता है। आप सिचुएशन को वर्स्ट बना रहे हो, अब मान लीजिए झगड़ा हुआ आपका किसी से, तब आप भी आग बबूला हो जा रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो फिर तो शनि बिगड़ना ही बिगड़ना है ना। तो फिर वो एक तो पहले ही आपके पास आया और ऊपर से आपने और बिगाड़ लिया, तो उस समय एटलीस्ट धैर्य रखें। लेकिन फिर लोग टूटने लग जाते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा फेज स्टार्ट हो जाता है। अच्छा काम चल रहा है, अच्छी नौकरी चल रही है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन अचानक ही क्या होता है, जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। वहां पे लोग अपना धैर्य खोना शुरू कर देते हैं। धैर्य नहीं खोना है,
क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बदलता ही है ना। और फिर मैं बताया ही आपको लास्ट में मैं कैसी रेमेडी बताऊंगी जो रामबाण है। लोगों को बांध रखा है, उस रेमेडी नहीं है, वही सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भी मैंने सुना है कि जब 7.5 जाती है तो बहुत कुछ देकर भी जाती है। हाँ, क्योंकि अभी जब आपको अपने कर्मों का, बुरे कर्मों का फल मिल रहा है तो अच्छों का भी मिलेगा, तो वो गिफ्ट भी मिलती है ना, वापस आपकी बिल्कुल, life रिवॉर्ड ऐसे भी मिलते बेहतर हो हैं। जाती है, हाँ reward भी। बिल्कुल। मैम ऐसा एस्ट्रो के हिसाब से ऐसा कुछ होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर कलर कि कुछ को मतलब उसको अवॉइड करना चाहिए, या ये फिर मतलब पूरा आपका राशि बेस्ड ही होता है? हाँ देखिए, अब जैसे शनि की 7.5 आई है, शनि का रंग काला, बिल्कुल। तो वो काला रंग अवॉइड करें हम, ओके। क्योंकि अब यहाँ से फिर स्पिरिचुअलिटी आ गई है कि क्या है, हमारी ऑरा में सैटरडे तक आते आते वो रंग काला रंग जो है वो एनहेंस हो रहा है ना। तो हमें क्या, इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे व्रत जब हम रखते हैं तो वो हम दान करते हैं, और उस कलर को हम अवॉइड करें, ब्लैक, है ना। हाँ, तो वो ना पहने। थोड़ी बात अगर इसी साल की कर लेते हैं, 2024 ऐसा माना जाता है ये शनि का साल है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। हाँ, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2024 शनि का साल तो है। शनि का जो देखिए, शनि क्या है, शनि हमारी कुंडली में रिप्रेजेंट करता है लेबर, है ना। जो हमारे नीचे काम करते हैं एम्प्लॉयज, वो सब शनि की कैटेगरी में आते हैं। तो शनि की सबसे एक रेमेडी तो यही होगी कि उनको खुश रखो। ओके। वो खुश हैं तो जो आपके सबऑर्डिनेट है, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको हम खुश रखें, तो एक रेमेडी तो यही है, उनको खुश रखें तो शनिदेव प्रसन्न है ना। और तेल का दान, तेल शनि का ही मतलब कह सकते हैं उसको, शनि का ही होता है, सरसों का तेल, उसका दान, उसका दान करते हैं तो हमारे अंदर से वो नेगेटिविटी शनि की वो निकलती है। इसके अलावा जाप, ना, शनि के मंत्र का जाप, माला जाप कर सकते हैं, उससे भी हमें कोई स्पेसिफिक मंत्र है या सबके लिए अलग अलग मंत्र होते हैं? हाँ, हर ग्रह का अलग मंत्र होता है, अच्छा। तो वो मंत्र कर सकते हैं। तो मैम, अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली को रीड करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लेमैन, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट जो सुन रहे होंगे ना, वो जरूर से जरूर ये जानना चाहेंगे कि वो अपनी कुंडली को रीड कैसे करें। इतनी स्पेसिफिकली तो रीड नहीं कर पाएंगे जितनी बेहतर तरीके से आप रीड कर सकते हैं, फिर भी उसके कुछ ऐसी सिंप्लीफाई करके समझाए ताकि लोगों को समझ आए कि आप लोग कैसे रीड करते हैं। देखिए, कुंडली में 12 हाउस होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो उनको 9 प्लैनेट्स हैं, तो एक एक हाउस में 2-2 भी हो जाते हैं, कभी 3-3 भी हो जाते हैं। तो कुछ हाउसेस एम्प्टी रहते हैं, तो और बाकी सब जगह वो प्लैनेट्स आ जाते हैं और राशियां आ जाती हैं। तो जैसे फर्स्ट हाउस मैंने आपको बताया कि पहला हाउस जो होता है वो हमारे लगन का होता है, कि मतलब हमारी पर्सनैलिटी क्या है ना, उसमें जो राशि आई उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे फैमिली का होता है, मतलब जॉइंट फैमिली, और हमारे एक्यूमुलेटेड जो बैंक अकाउंट वगैरह ना, धन का, उसका होता है। और इसी थर्ड हाउस होता है वो हमारे छोटे भाई बहन का, हमारे पराक्रम का होता है, कि हम कितने ब्रेव हैं, कितने डरपोक हैं और हमारे छोटे भाई बहनों का क्या स्टेटस रहेगा। फोर्थ हाउस हमारे घर का होता है, कि हमें कैसे हम कैसे घर में रहेंगे, हमारे घर का मतलब हमें वाहन का होता है, वाहन सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। और फिफ्थ हाउस होता है हमारे प्राइमरी एजुकेशन का और हमारे बच्चों का, संतान का, कि भाई हम कितनी संतान हमारे होगी, उनका होता है। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन मेन यही होते हैं। सिक्स्थ हाउस होता है हमारे शत्रुओं का, और नौकरी का, कि और बीमारियों का, वो कि रोग का। तो और कहते हैं ना, जैसे रोग, रिपु और ऋण, मतलब रोग जो भी 6th हाउस से देखेंगे, दुश्मनों को भी हम 6th हाउस से देखेंगे, और हम ऋण भी उसी से देखेंगे, है ना। तो ये 6th हाउस हो गया। 7th हाउस हमारी मैरिज का होता है, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, और बिजनेस का भी देखते हैं उससे। और 8th हाउस ऐसा हाउस होता है कि हमारी लाइफ में जितने भी
टेंशन्स है ना, वो सब वहीं से आने वाली हैं, 8th हाउस से। हाँ, तो वो ज़्यादा मतलब क्या होता है कि 8th हाउस इनका हो गया, 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हम क्या लेकर के आए हैं, अच्छे पुण्य कर्म जिससे हमारा भाग्य बना है ना, हम कितने लकी रहेंगे। 10th हाउस है हमारे कर्मा का कि हम कैसे कर्म करेंगे ना। फिर 11th हाउस है हमारे गेन्स का, मतलब ओवरऑल हम क्या गेन करेंगे। और 12th हाउस है हमारे लॉसेस का, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जब कभी भी मेरे पास कोई कुंडली आती है तो मुझे पता होता है कि या तो इसका 6th हाउस एक्टिव होगा, या 8th हाउस जो सारी टेंशन देने वाला है, या 12th हाउस एक्टिव होगा कि वो उसके लॉसेस हो रहे होंगे। और 7th हाउस वाले भी आ सकते हैं आपके पास, जैसा आपने हाँ, कहा शादी के 7th लिए। हाउस से हाँ। भी अगर उसको पीड़ा मिल रही है, यानी कि 8th हाउस एक्टिव है उसका, तभी आएगा वो, मतलब तब आते हैं। सबसे बड़ा इवेंट होता है मैरिज, है ना, तो वो बिल्कुल प्रेडिक्ट हो जाता है कि बच्चा होना, कब मैरिज होगी, है ना, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, है ना, और करियर के लिए कि क्या हम करेंगे, वो सब तो प्रिडिक्शन हो जाता है। अब क्या होता है ना कि मैम, जैसे कि आपने बताया कि मैरिज जो सबसे बड़ा इवेंट होता है किसी की लाइफ में, अब जो भी व्यक्ति हमारा पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उन्होंने अपने ग्रह नक्षत्र नहीं मिला है, ये कुंडली नहीं मिलवाई, ठीक है। अब नोइंगली अननोइंगली उनके बीच में जो भी खटास हो रही है, अब वो क्या कर सकते हैं, जो लोग सुन रहे होंगे अभी? हाँ देखिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा, लव मैरिजेस भी होती हैं, तो वो लोग कोई तो कुंडली नहीं मिलाते, है ना। लेकिन उनकी कुंडली आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई इसकी तो लव मैरिज है ना। तो अब उनकी मैरिड लाइफ में बाद में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये भी आपको दिख जाएगा कि मैरिज के बाद भाई इसकी लाइफ हेल बनने वाली है। सही है ना। हाँ। तो वो तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो, जो होना है वो हो गई, है ना। हाँ बिल्कुल, जो होना है वो हो गई। हाँ, अब क्या वो आपके पास अपनी कुंडली लेकर आ सकते हैं कि? हाँ, उसके लिए हम रेमेडीज बताएंगे उनको कि भाई अब जो होना था सो हो गया, आगे की सुध ले, जो बीती ताही बिसारी दे। तो आगे की सुध लो, जो बचा है वो विशेष है, जो तो उसको संवारो। तो उनको हम गाइडेंस देते हैं कि ये रेमेडीज करो, और उनकी गलती भी है तो उनको भी बताते हैं कि भाई आपको यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है ना, और आप यहाँ गलत कर रहे हैं, ये उनको पता है। जैसा माना जाता है, जैसा मैंने भी सुना है, पता नहीं कितना सच है इसमें, कि सीता माता और राम जी के 36 से 36 गुण मिलते थे, लेकिन उनके जीवन में जितना संघर्ष रहा है, जितना कठिन जीवन उन्होंने जिया है। देखिए, गुण मिलना का मतलब हमारी थिंकिंग मिलना, है ना। वो वनवास में भी रहे सब, लेकिन उनके प्रेम में कभी कमी आई नहीं आई, है ना, ये गुण हैं। यानी कि 36 से 36 गुण मिलने हाँ, वाले बाकी लोग... लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम उसमें भी साथ रहें, है ना। मेन चीज तो ये है ना कि हस्बैंड वाइफ एक साथ तब भी खड़े हैं, है ना, वो चीज है। और एक जो बहुत ही कॉमन है आजकल की शादियों में, जो आपने भी सुना होगा, या मैंने तो बॉलीवुड की मूवी से सुना था, लेकिन अब तो हमारे जीवन में उतर गया ये बॉलीवुड, मांगलिक दोष के बारे में ना लोगों के दिमाग के अंदर बहुत मिथ है। हाँ, एक्चुअली में मांगलिक दोष में भी क्या होता है, 28 साल तक मांगलिक दोष होता है, वो ज़्यादा प्रभावी होता है। मांगलिक दोष में मतलब गुस्सा बहुत होता है, जो मांगलिक होता है उसको गुस्सा बहुत होता है। तो उसमें वो भी ये थोड़ा इसमें डिटेल टॉपिक है कि उसमें जो है वो भी 2-3 तरीके का होता है कि एक तो अपने लिए ही गुस्सा हानिकारक होता है, फिर आप फैमिली पे कर रहे हो, तो ये मेन दिक्कत है। लेकिन मांगलिक दोष के लिए भी कुंडली मिला लेनी चाहिए, हाँ, क्योंकि थोड़ा दोनों, अब बल्कि अब इधर आप ये देखो कि जो एक मांगलिक है दूसरा भी मांगलिक है, यानी कि दोनों ही गुस्से वाले हैं, तो क्या होगा, वो तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा दोनों के बीच में। हाँ, तो गुण भी अगर मैच कर रहे हो, तो गुण अच्छे मैच कर रहे हो तो सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये प्लैनेट्स कुछ रिफ्लेक्ट भी करते हैं, 9 के 9 प्लैनेट्स लाइफ में कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट जरूर करते होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे कि सूर्य हमारे पिताजी, सूर्य जो होते हैं, सूर्य पिताजी को रिप्रेजेंट करता है, फादर को।
तो सूर्य की जो कंडीशन होती है हमारी कुंडली में, वो उससे हम बता देते हैं कि भाई आपके पिताजी सरकारी नौकरी में हैं या आपके पिताजी ऐसे हैं, अच्छा। उससे पता चल जाता है। चंद्रमा हमारी मदर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चंद्रमा की स्थिति हमें बता देती है कि हमारी मदर की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। मंगल जो है वो हमारे छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, वो उससे पता चल जाता है हमको। बुध हमारा फ्रेंड सर्कल है और हमारा सोशल सर्कल है ना, और हमारी बुद्धि, ये बुध है। हाँ, और फिर आ रहा है गुरु। गुरु तत्व को ही रिप्रेजेंट करता है, गुरु हमारा गुरु। और मतलब जैसे फीमेल्स की कुंडली में गुरु हस्बैंड के लिए भी होता है, हस्बैंड के लिए होता है कि अगर फीमेल की कुंडली देख रहे हैं तो गुरु से उसके हस्बैंड की वो पता चल जाएगा कि इनका मैरिज के लिए जैसे हम कुंडली देते हैं तो इसका हस्बैंड कैसा होगा, वो गुरु की कंडीशन से और 7th हाउस से कनेक्टेड है या वो सब देख करके हम बताते हैं। शुक्र, अगर वाइफ की जो कंडीशन है वो हम शुक्र से पता करेंगे। और इसके अलावा ये तो रिलेशंस में आ गया है ना। और शनि हमारे जो नीचे के सबऑर्डिनेट्स हैं, और राहु केतु हमारे एंसेस्टर्स को बताते हैं, है ना। तो इसके अलावा जैसे कि शुक्र हमें लग्जरी भी देता है ना, सांसारिक सुखों को देने वाला प्लैनेट है शुक्र। और गुरु हमें इस परम ज्ञान, बुद्धि और मतलब विवेक और ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से सारे ग्रह कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य जैसे हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारे मन को, जैसे चंद्रमा चंचल होता है ना, चंद्रमा छोटा बड़ा होता रहता है, ऐसे हमारा मन भी होता है ना। और बुध हमारी बुद्धि है, गुरु हमारा विवेक ज्ञान, शुक्र जैसे मैंने बताया लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। और राहु हमारा पैशन है, हमारी लाइफ में हम जिस चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं ना, वो राहु रिप्रेजेंट करता है। और केतु डिटैचमेंट, वो आपको योगी बना देगा। सब संसार सबको संसार मोह माया त्याग के है। तो मतलब अगर मेरा गुरु भारी है तो पिताजी के पैर पकड़ के बैठे गुरु, देखिए गुरु कोई ना कोई गुरु फिगर आपके नहीं, गुरु आप, हाँ सूर्य अगर आपका थोड़ा जैसे है तो पिताजी की शरण में रहिए, रोज सुबह पिताजी के चरण छुइए। जल मत चढ़ा देना, सुबह सो रहे होंगे तो और भारी हो जाएंगे वो। मैम अब बात करते हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में और सारे विज्ञान भी है उसके साथ साथ, जैसे टैरो कार्ड की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी हो गई, हस्तरेखा, फिर अगर बात करूँ पास्ट लाइफ में ले जाकर हीलिंग करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं आज देख रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल इसके बारे में मैंने पढ़े भी है। आपको क्या लगता है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है? थोड़ा लोग ना, अच्छा अब लोग फॉलो तो करना चाहते हैं इन सब चीजों को, अब वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं एस्ट्रोलॉजी फॉलो करूं, मैं टैरो कार्ड रीडिंग फॉलो करूं, हस्तरेखा विज्ञान पे जाऊं, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, पास्ट हीलिंग पे चला जाऊं, कंफ्यूज है। थोड़ा दर्शकों के लिए सिंप्लीफाई कर दे आप इसे। देखिए एस्ट्रोलॉजी की छोटी बहनें हैं न्यूमरोलॉजी और हस्तरेखा, है ना। टैरो अलग है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो टैरो में, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को टैरो से रीड करना चाहिए, और बाकी जो लॉन्ग टाइम की बातें होती हैं वो एस्ट्रोलॉजी से। यानी कि इमीडिएट, हाँ इमीडिएट, क्योंकि टैरो हमारा करंट एनर्जी पे बेस्ड होता है कि करंट एनर्जी, जैसे आप मेरे पास रीडिंग कराने आए तो मैं आपकी करंट एनर्जी पिक करके तब कार्ड्स निकालती हूँ। तो मैम जितने भी श्रोता हैं हमारे पॉडकास्ट जो सुन रहे हैं, वो किसी न किसी ही राशि में फॉल करते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हर राशि, यानी हमारे 12 राशि हैं, उनके बारे में एक पर्सनालिटी ट्रेट हो जाए, एक अच्छी पॉजिटिव नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर लेते हैं। हर राशि, कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगी आप? बिल्कुल, मेष राशि से। पहले नंबर की राशि है मेष राशि। तो मेष राशि का जो आपने साइन देखा होगा वो एक भेड़ होती है ना। तो मेष राशि वाला और का जो लॉर्ड होता है वो मंगल है, अग्नि तत्व की राशि है, तो बहुत ऊर्जा इनमें होती है और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, तो ये इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है।
और नेगेटिव पॉइंट इनका ये है कि थोड़ा इनके अंदर अहंकार आ जाता है भाई। वो देखिए जहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव है वही अगर एक्सेस में चला जाएगा तो वही नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो वो है। और सेकंड नंबर की जो राशि है वृष राशि, इसका जो साइन हमें बहुत कुछ बता देता है। ये वृष राशि के जो लोग होते हैं इनका जो लॉर्ड होता है वो होता है शुक्र। तो ये, और इसमें राशि में चंद्रमा भी उच्च चुका होता है, मतलब चंद्रमा के भी इनमें गुण आते हैं। और चंद्रमा की क्वालिटी तो थोड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं और शांत भी बहुत होते हैं, कूल रहते हैं। और पर अगर जिद पे आ जाएं तो फिर बिगड़ जाते हैं। वो बैल देखा ना आपने, बस वैसे फिर इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये है। थर्ड राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि में मिथुन राशि वाले बहुत अच्छे मतलब वक्ता होते हैं, है ना। तो ये मार्केटिंग का इनको बड़ा कन्विंसिंग पावर इनकी अच्छी होती है, बोलते बहुत अच्छा है। तो ये इनका एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। वहीं इनका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं बोलते हैं तो मतलब वही नेगेटिव हो जाता है। हाँ, वो फिर नेगेटिव हो जाता है। और कर्क राशि चौथी नंबर की जो राशि कैंसर, यानी कि ये जल तत्व की राशि है। तो जल हमारा इमोशंस हैं, तो इमोशंस इनके अंदर बहुत होते हैं और बहुत लविंग होते हैं। और इनके लिए इनको लव बहुत चाहिए, है ना। तो और नेगेटिव क्या हो जाता है, मूडी बहुत होते हैं, जैसे इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, हाँ, मूडी होते हैं। ये कर्क राशि के लिए है। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि वही है, सिंह इज किंग, है ना। तो ये सिंह राशि का साइन ही होता है सिंह। तो ये बहुत बड़ा दिल होता है इनका, मतलब हाँ, बहुत बड़ा दिल होता है इनका। ये पॉजिटिव पॉइंट है कि ये जैसे राजा होते हैं ना, भाई खुश हो गए तो ये लो वो सब वो इनका रहता है। उदार बहुत और कॉन्फिडेंस वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा इनके अंदर होती है। लिंग का जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि इनको थोड़ी सी अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता है जो हर राजा को लगता है। चापलूसी इनको थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो वो इससे इनको बचना चाहिए। और फिर आती है कन्या राशि। कन्या राशि के बहुत लॉयल होते हैं, है ना। और इनको सहानुभूति चाहिए होती है। ये इनका नेगेटिव होता है पॉइंट कि इनको सहानुभूति चाहिए होती है। जब कभी भी ये बीमार हो या कुछ, तो इनको बहुत ज़्यादा वो चाहिए होता है कि अटेंशन सीकिंग हो जाते हैं। ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। फिर तुला यानी कि लिब्रा। तुला राशि जो है, जैसा कि आपने इनका वो देखा होगा साइन तराजू, है ना। तो बहुत बैलेंस्ड होते हैं और बहुत अच्छे हर चीज़ को बैलेंस बना के चलते हैं कि घर में भी, और बहुत सलीके से रहने वाले, नियम से चलने वाले लोग होते हैं। पर इनका नेगेटिव ट्रेट यही होता है कि ये ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं कभी कभी, ये इनका नेगेटिव है। और कुछ नेगेटिव बता सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि मैं पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा हूँ इस राशि में। आपका तुला है। हाँ, तो ये, और इनको भी लव बहुत चाहिए होता है और बैलेंस बहुत बना के चलते हैं। तो ज़्यादा बैलेंस बनाने के चक्कर में भी कभी कभी हाँ ना। और एक ये चीज़ होती है कि इनको उदार भी होते हैं, तो मतलब थोड़ा सा इनको अपने खर्चे पे कंट्रोल करना चाहिए, है ना। क्योंकि शुक्र इनका जो है वो होता है, लॉर्ड है शुक्र। तो शुक्र वैसे भी बहुत लग्जरी वाला प्लैनेट होता है, तो थोड़ा सा इनको ये कंट्रोल करके चलना चाहिए। फिर वृश्चिक राशि, ये मिस्टीरियस साइन होता है, बहुत सारे रहस्य इनके अंदर होते हैं। और ये इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट इनका ये है कि ये जब नेगेटिव होते हैं ना, तो फिर ये बहुत नेगेटिव होते चले जाते हैं, उनको वो बचना है। ये इनका है। और फिर आई धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। इनके अंदर जो पॉजिटिव ये होता है कि गुरु की राशि है, तो
ज्ञान तो होगा, आत्मविश्वास बहुत होता है। और जो एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है, ये किसी के भी मुंह पे किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं मतलब वकील के मुंह पे वकील को ही बुरा बोल देंगे। और क्योंकि जैसे आपने देखा होगा इसके साइन में वो तीर लिए होता है, तो मतलब इनकी जो तीर जैसी बात बोल देते हैं कि चुभ जाए, तो वो उस पर थोड़ा इनको कंट्रोल करना चाहिए, है ना। और फिर आई मकर राशि, 10th राशि, ये बलिदान की राशि है, बलिदानी राशि है इसको कहते हैं। तो बहुत बलिदान करते हैं, जैसे अब ये जीसस के टाइम पे भी बलिदान किया, तो वो ये बलिदान वाली राशि होती है, और इसीलिए बहुत बड़ा दिल होता है इनका भी। पर इनका यह है कि थोड़े आलसी ये हो जाते हैं, तो इनको वो, क्योंकि शनि की राशि है तो ये आलस इनमें आ जाता है, तो उससे बचना चाहिए इनको कि अपने निर्णय तुरंत लें और तुरंत एक्टिवेट कर दें उनको, आलस ना करें। कभी कभी आलसी हो जाते हैं ये ज़्यादा। फिर कुंभ राशि, ये साइंटिस्टों की राशि है, बहुत दिमाग होता है इनके पास, बहुत खोजबीन करने वाले साइंटिस्ट लोग होते हैं इसमें, ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट है, ये डोमिनेटिंग होते हैं, है ना। सिंह राशि भी डोमिनेट करती है, लेकिन ये वो भी डोमिनेटिंग होते हैं और ये भी होते हैं, वो तो राजा ही हैं, सिंह इज किंग है, और ये जो है थोड़ा ये भी डोमिनेट करते हैं, क्योंकि ज्ञान का इनको बड़ा वो होता है, हाँ, कि मैं जानता हूँ, है ना, ये होता है इनके अंदर। और जो मीन राशि है वो भी जल तत्व की राशि है। मीन राशि वालों की एक अपने खास बात है कि बात बात पे आंखों में पानी आ जाता है ना। जल तत्व की राशि तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और इमोशंस होते हैं इनके अंदर, और उदार भी बहुत होते हैं, है ना। और लोग इनका मिसयूज़ कर लेते हैं। इनको ये चीज़ देखनी है कि ठीक है आप भावुक होते हो, लेकिन लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं, ये इनको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और पानी की तरह शांत भी होते हैं। हाँ, बहुत, हाँ। ओके मैम, आई बिलीव कि अब हम एंड पे हैं, ठीक है, पॉडकास्ट के, लेकिन आपने प्रॉमिस किया था कि एक रेमेडी लेके आए हैं आप, ऑडियंस वेट कर रही है, ठीक है, वो क्या रेमेडी है प्लीज आपको बताइए। एक ऐसी रेमेडी जो कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, है ना, तो वो रेमेडी है कि डेली, मतलब रोज हमें मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने सारे स्टार्स को, सब पंच तत्वों को अलाइनमेंट में ले आते हैं। तो जो इफेक्ट हमारे ऊपर प्लैनेट्स का हो रहा है, वो क्या होता है, हम उसको कम कर लेते हैं, है ना, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर कम होता है। अब ये नहीं मैं कह रही कि कर्मा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उसको झेल सकते हो। और मेडिटेशन एक ऐसी मेडिटेशन इसलिए भी करना चाहिए कि हम फिर स्टार्स की रेस से आगे आ जाते हैं। और राइट पीरियड क्या हो सकता है एक मेडिटेशन का, मतलब जब कोई स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि लोगों को आदत नहीं होती, तो आप जैसे ये करते आए हैं ऑलरेडी, राइट, तो अगर एक बिगिनर है, somebody has to start, क्या गाइडेंस होगी, कैसे करे, कितने टाइम के लिए कर पाए स्टार्टिंग में, और फिर उसको आगे लेके जाए लेते हैं। मेडिटेशन हमें एक तो रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही करना चाहिए ना, थोड़ा टाइम अपने लिए देना चाहिए हमें। सब पूरा दिन हम लोग बाहर संसार में रहते हैं, तो कुछ टाइम हमें अपने लिए निकालना चाहिए। तो 5 मिनट से भी अगर कोई स्टार्ट करे तो ठीक है स्टार्टिंग में। हाँ, नहीं, देखिए कम से कम 40 मिनट्स तो करना चाहिए, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके टाइम आप बढ़ाइए, है ना। सही है। मेडिटेशन से मतलब अपने कर्मास के जो भी इफेक्ट है उसको कम से कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है, और हम अपनी स्वयं को हम जान पाते हैं, हम कर्म कि हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं। क्योंकि देखिए हमारी कुंडली में भी हम सब 4 तरीके के पुरुषार्थ करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म तो हम डेली धर्म के लिए भी कुछ ना, जिस भी रिलीजन को हम बिलोंग करते हैं उसके अनुसार हम चलते हैं। अर्थ का मतलब है कि हम डेली अर्निंग, अपना पैसा वगैरह, है ना, वो करते हैं। काम का मतलब है कि हम अपने प्लेजर के लिए जो भी काम करते हैं, लग्जरी में घूमना चाहते हैं, ये सब करते हो हम, वो सब जिंदगी भी जीते हैं। मोक्ष के लिए कुछ नहीं करते, वेट करते हैं बस मोक्ष का कि मोक्ष मिल जाएगा। तो पद्मिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा,
और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि एक बार और आएंगे आप हमारे पॉडकास्ट पे कुछ दिनों के बाद। और धन्यवाद बस विजनरी वॉइस बॉक्स की तरफ से आपको। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की ऑडियंस के साथ, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ अब क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपने आज के इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा, और अगर आप पद्मिनी सिंह मैम से कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।